अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो पाकिस्तान आज है 22 दिसंबर 2020 और दिन है आज बुध का। जो गुज़िश्ता 24 घंटे की डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लास्ट 24 आवर्स में जो पाकिस्तान में नई इन्फेक्शंस की तादाद है वो है 2142 और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में कन्फर्म्ड केसेस हैं उनकी मजमूई तादाद हो चुकी है 4,62,814 और एक्टिव केसेस जो पाकिस्तान में हैं इस वक्त वो हैं 37,905 और जहन में रखें कि यही एक्टिव केसेस आज से कुछ दिन पहले 48,000 थे। तो इस तरह पाकिस्तान में जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो कम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रिकवरीज़ हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में वो हुई हैं 4,415, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कन्फर्म्ड केसेस में से जो सेहतियाब केसेस हैं उनकी तादाद हो चुकी है 4,15,352 और गुज़िश्ता 24 घंटे में बदकिस्मती से 83 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कोरोना की वजह से। और पाकिस्तान में जो मजमूई डेथ्स की तादाद है वो है 9,557। अभी हम आते हैं एक ख़बर की तरफ जिसका हर तरफ चर्चा है पूरी दुनिया में और उसके ऊपर फिर अभी क्योंकि गुज़िश्ता 2 से 3 दिन में हर तरफ एक बात हो रही है कि बरतानिया और साउथ अफ्रीका और ख़ास तौर पे जो बरतानिया है कि वहाँ से जो कोरोना की एक नई स्ट्रेन आई है और जिसको मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि VUI यानी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन 2020 और आगे 12 जो है December/01, लेकिन बाज़ जगहों पे इसको B115 भी कहा जा रहा है। तो इस म्यूटेशन की वजह से सारी दुनिया में थोड़ा एक खौफ पैदा हुआ ये जान के कि जब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। इसके फैलने के ऊपर मैं बाद में एक ख़ास बात बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं जो फाइज़र और बायोनटेक है उनमें से जो बायोनटेक कंपनी है जो कि जर्मनी में बेस करती है उसके जो एक फाउंडर हैं तो उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है। वो अहम बयान क्या है दोस्तों? वो ये है कि उनका ये कहना है कि उनके तज्ज़िये के मुताबिक अभी तक का जो उनका एक एनालिसिस है कि उनकी जो ये वैक्सीन है ये इस नई जो स्ट्रेन है इसके ख़िलाफ़ भी काम करेगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस आई हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में थोड़ा सा लोगों को घबराहट भी हुई थी, क्योंकि हम हमेशा एक बात करते थे कि जब भी कोई म्यूटेशन अगर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के अंदर आएगी और वो काफ़ी ज़्यादा सतह पे हो तो फिर वो मसला बना सकती है। लेकिन इनका ये कहना है कि क्योंकि वो जो चेंज है वो बहुत हल्की चेंज है, वो छोटे एरिया को मुतासिर करती है, तो पहले तो इनको यही उम्मीद है कि इनकी जो वैक्सीन है वो इस नई स्ट्रेन के ख़िलाफ़ भी काम करेगी। लेकिन दूसरा उनका ये कहना है कि हमारे अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, हमारे तजर्बात चल रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जिन लोगों को हमने बरतानिया में भी ये वैक्सीन लगाई है अगर वो नई जो स्ट्रेन है उसके ख़िलाफ़ उनमें किस हद तक मौसर है। और दूसरा ये लेबॉर्ट्री का एनालिसिस भी कर रहे हैं इस नई स्ट्रेन के ख़िलाफ़ अपनी वैक्सीन का। लेकिन इन्होंने जो एक बड़ी अहम बात की और जिसका माजी से भी बहुत अहम ताल्लुक़ है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये जो नई स्ट्रेन है फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा कारआमद नहीं होती नई स्ट्रेन के ख़िलाफ़, तो इनका ये कहना है जो फाउंडर हैं को-फाउंडर हैं बायोनटेक के कि वो 6 हफ़्ते के अंदर यानी 1.5 महीने के अंदर या 45 दिन के अंदर जो नई वेरिएंट है जो नई स्ट्रेन है उसके ख़िलाफ़ भी वैक्सीन को बना लेंगे। और क्योंकि इसकी वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो भी साबित हो चुकी है और जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है कि वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, तो अगर मजबूरन उनको ये 1.5 महीने के अंदर 45 डेज़ के अंदर ये वैक्सीन नई स्ट्रेन के ख़िलाफ़ भी बनाना पड़े तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। क्योंकि जब 11 जनवरी 2020 को चाइना ने पहली दफ़ा ऑनलाइन ये जो कोरोना वायरस का सीक्वेंस है यानी इसका जीनियाती स्ट्रक्चर है उसको पूरी दुनिया से शेयर किया था, तो उसके 42 दिन के अंदर अंदर मॉडर्ना और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है अमेरिका का उन्होंने आपस में मिलके इसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो 42 दिन में तैयार कर ली थी। क्योंकि जो मैसेंजर RNA की टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको एक्चुअल वायरस नहीं चाहिए होता है, बल्कि आप ऑनलाइन वायरस का जो सीक्वेंस है आप उसकी बुनियाद पे आप मैसेंजर RNA का या RNA जो वायरस का होता है कोरोना वायरस का उसका वो पोर्शन तैयार कर सकते हैं जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन
को बनाता है और जो सबसे ज़्यादा अहम है स्पाइक प्रोटीन इंसान के अंदर इस वायरस के जाने में, और जिसकी जो म्यूटेशंस हैं, ये जो गुज़िश्ता दिनों जो 23 म्यूटेशंस आई हैं इस नई स्ट्रेन के अंदर, और उनमें से कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो स्पाइक प्रोटीन के एरिया में है, जो जीन्स का वो एरिया जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है और स्पाइक प्रोटीन के भी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। तो अगर उनको ये भी करना पड़ता है तो उनका ये ख्याल है कि जो नई वैक्सीन होगी वो भी बहुत जल्द बन जाएगी, और यही मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसके साथ साथ जो एस्ट्राजेनेका की कंपनी है, उनका ये कहना है कि उनका ये ख्याल है, साइंटिफिक एनालिसिस है कि उनकी जो वैक्सीन है वो इस नई स्ट्रेन के ख़िलाफ़ भी कारआमद होगी, और इसकी जो म्यूटेशन है, इसकी जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो स्पाइक प्रोटीन का हिस्सा होता है, उसमें जो म्यूटेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसकी वजह से उनकी वैक्सीन नाकारा हो जाए। लेकिन दोस्तों एक फ़र्क है कि वैसे मैंने अपनी जो इंग्लिश का चैनल है उस पर भी बताया था कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसमें क्या करते हैं कि जो कोरोना वायरस का आरएनए को पहले तब्दील करते हैं डीएनए में, और उस डीएनए को फिर जो चिंपैंजी में जो फ्लू करता है वायरस, एडिनो वायरस, उसको उसके अंदर रखा जाता है और उसको फिर इंसानों में लगाया जाता है, और वो फिर वही स्पाइक प्रोटीन बनाती हैं। क्योंकि मकसद यहाँ पे भी उस पोर्शन को, क्योंकि हमारे जिस्म में जाके फिर वो डीएनए चेंज होता है आरएनए में, और आरएनए बनाता है वही स्पाइक प्रोटीन जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी फाइजर वाली बनाती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि एस्ट्राजेनेका, कैनसाइनो, साइनोफॉर्म, ये जितने भी जो कंपनीज़ हैं जो वायरस को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे किसी वायरस को हमारे जिस्म में कोरोना वायरस का मटेरियल पहुंचाने के लिए, तो उनको एक प्रॉब्लम ये बनता है कि वायरस को ग्रो करना पड़ता है। जब वायरस को वो ग्रो करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहता था एक इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि आपने एक असूल ज़हन में रखना है कि जो वायरस जितना तेज़ी से फैलेगा वो उतना कम लीथल होगा। ये एक साइंसी असूल है। एक मिसाल आपको देता हूँ कि अगर कोरोना वायरस किसी ऐसे शख्स में चला जाता है कि जिसमें ये उसकी जान को नुकसान पहुँचा देता है, तो उसके बाद इसके पास कोई मौका नहीं होगा आगे फैलने का। वायरस की तारीफ़ क्या है कि ये एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो किसी दूसरे जानदार में अफजाइश करता है, और जो सुपर स्प्रेडर्स होते हैं वो तमाम लोग होते हैं जो कि वायरस को बहुत ज़्यादा लोगों में फैलाते हैं। उनकी तारीफ़ क्या है कि उनमें अलामात आमतौर पे नहीं आती। वायरस का, कोरोना वायरस का बुनियादी मकसद अपनी अफजाइश करना है, और ये अफजाइश तभी कर सकता है कि जब एक से दूसरे शख्स में जाए, क्योंकि बाहर ये जिंदा नहीं रह सकता। तो जितना ये तेज़ी से फैलेगा, इस चीज़ के चांसेस यही होंगे साइंटिफिक कि वो उतना ही कम जान के लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि जब वो जान के लिए ख़तरनाक हो जाएगा किसी मरीज़ के, तो वो डेड एंड पे चला जाएगा। उसके बाद तो अगर खुदा न खासा किसी मरीज़ को नुकसान हो जाता है तो उस मरीज़ के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो वायरस को आगे फैलाए। और अभी तक की तारीख यही बताती है कोरोना वायरस की कि कोरोना वायरस फैला ही ज़्यादा उन लोगों की वजह से है जिनमें या तो अलामात थी नहीं या बहुत कम अलामात थी। इसका मतलब है उनमें ज़्यादा लिथल नहीं था। तो जहन में रखें कि ये जो स्ट्रेन्स हैं, ये म्यूटेशंस हैं, ये ज़्यादा लिथल नहीं होंगी। ये कुदरत का भी एक असूल है, नेचर का एक असूल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर समझते हैं किसी को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरा जो इंग्लिश का चैनल है उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।